सोलर सिस्टम। कैसे हो दोस्तों? सोच रहे हो कि मैं कहां हूं? मैं अंतरिक्ष में हूं। और आपको पता है कि यह क्या है? यह है आकाश गंगा और इसे कहा जाता है मिल्की वे। आप ये देख रहे हैं, ये चमकीली रोशनी हमारा सौर मंडल है जहां हम रहते हैं। आ जाइए जरा पास से देखते हैं हमारे सौर मंडल को। तो फिर आ जाइए। तो दोस्तों, हमारा सौर मंडल कुछ ऐसा लगता है। इसमें सारे ग्रह सूरज के आसपास घूमते हैं। सूरज सारे ग्रहों की रोशनी का मुख्य स्रोत होता है। हमारे सौर मंडल में 8 मुख्य ग्रह होते हैं। मर्क्यूरी सूरज के सबसे पास होता है। मर्क्यूरी में एक साल में 88 दिन होते हैं। और आपको पता है, आप मर्क्यूरी को धरती से साल 2016 में देख पाएंगे। वीनस सूरज से दूर दूसरा ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। इसलिए क्योंकि इसमें काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अंदर की तरफ गर्मी देती है। धरती, ये है मेरा पसंदीदा ग्रह और वजह आप सबको पता है। धरती एक अनोखा ग्रह है। यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है। यहाँ पर पानी और जमीन हमें जिंदा रहने में मदद करती है। चांद एक प्राकृतिक उपग्रह है धरती का। मार्स को अक्सर लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का होता है। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारी धूल होती है जो कई महीने तक यहाँ रहती है और पूरे ग्रह को ढक लेती है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, इसके 4 चांद होते हैं। जुपिटर में एक दिन 9 घंटे और 55 मिनट का होता है। यह किसी भी ग्रह का सबसे छोटा दिन है। सैटर्न के आसपास करीब 150 जमे हुए चांद होते हैं। सबसे बड़े को कहा जाता है टाइटन। इस ग्रह के आसपास खूबसूरत गोले होते हैं जो धूल और बर्फ के बने होते हैं। यूरेनस बहुत ही ज्यादा ठंडा ग्रह होता है और दोस्तों, यहां का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यह सूरज के आसपास घूमने में 84 अर्थ ईयर्स लेता है, जिसमें से 42 साल इसे सीधी रोशनी मिलती है और बाकी टाइम ये अंधेरे में रहता है। नेपच्यून को सूरज के आसपास घूमने में 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। दोस्तों, इसे बर्फ का दैत्य भी कहा जाता है। इसमें करीब 14 चांद होते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में 5 छोटे ग्रह भी होते हैं? सेरेस, प्लूटो, एरिस, मेक और होमेया। जुपिटर के गैनीमीड में धरती से ज्यादा पानी होता है। दोस्तों, वाह, आज तो आपको काफी जानकारी मिल गई ना। फिलहाल मैं काफी थक गया हूँ। अभी वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। हे, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। अरे हाँ, ठीक कहा, मैंने गलती कर दी, लेकिन क्योंकि मैंने पेंसिल से लिखा है तो इसे ठीक कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, यही तो मेरी खास बात है। मैं एक नहीं कई मौके देती हूँ ताकि आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। बिल्कुल सही कहा। तो क्यों ना आज तुम्हारे बारे में बात करें? क्या कहती हो पेंसिल? ओह, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शुरू करो डॉक्टर बी, मेरे बारे में सब कुछ बता दो। तो दोस्तों, हम देर क्यों कर रहे हैं? तो चलो आज बात करते हैं पेंसिल के आविष्कार की। जूम इन। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधा पेंसिल की बात करें, मैं चाहता हूं कि आप बताओ पेंसिल के लेड किस चीज के बने होते हैं? क्या आप सोच रहे हो? सोचो, थोड़ा तो जोर डालो अपने दिमाग पर।
अरे वाह, आपने तो बिल्कुल ठीक बताया। पेंसिल लेड्स बने होते हैं ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट के? मैं सोचती थी वो असली लेड के होते हैं। वेल, ग्रेफाइट डिस्कवर हुआ था बोरोडेल, इंग्लैंड में 16वीं सदी की शुरुआत में। कहानी ये है कि वहाँ के लोगों ने एक दिन कुछ उखड़े हुए पेड़ देखे। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें एक अजीब काली ओर मिली जो पेड़ के नीचे थी। अरे ये क्या है दोस्त? मुझे खुद नहीं पता, जमी हुई मिट्टी लगती है। बिल्कुल नहीं, ये मिट्टी से सख्त है। चलो अपने दूसरे साथियों को दिखाएं। और उन सब ने उस नई चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जल्द ही पता चल गया कि वो डार्क मटेरियल तो अपना रंग छोड़ देता है। कमाल है। हाँ, बहुत ही शानदार चीज है। सुनो, क्यों ना इससे भेड़ों पर निशानी लगा दे? ऐसा करके भेड़ के मालिक का पता चल जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और इस तरह उन लोगों ने ब्लैक मटेरियल ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया भेड़ों पर निशान लगाने के लिए। पर क्या ये अजीब नहीं है कि कोई ठोस चीज अपना रंग छोड़ती है? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर बायनॉक्स? हाँ, ये ग्रेफाइट की अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। ग्रेफाइट कार्बन एटम्स की लेयर से बनी होती है। ये कार्बन एटम्स दिखती है फ्लैट शीट्स जैसी एक दूसरे पर रखी हुई, ऐसे बॉन्ड से जुड़ी हुई जो कुछ कमजोर होते हैं। इसी वजह से कार्बन एटम्स की शीट आसानी से स्लाइड हो जाती है। तो जब आप ग्रेफाइट के एक टुकड़े को किसी कागज पर चलाते हो तो वो निशान छोड़ देता है। वाह, पता नहीं था कि एक सीधी सादी दिखने वाली चीज में इतना कुछ होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्या आपको पता है, जब लोगों ने देखा कि ग्रेफाइट स्टिक इस्तेमाल करने से हाथ गंदे हो जाते हैं तो उन्होंने धागा या कपड़ा इस्तेमाल किया था ग्रेफाइट को कवर करने के लिए। फिर लकड़ी इस्तेमाल करने का आइडिया किसे आया था? माना जाता है कि एक इटालियन कपल को ये बहुत ही शानदार आइडिया आया था 1560 में। लेकिन बाद में 1795 में नेपोलियन आर्मी के एक ऑफिसर निकोलस जॉक्स कॉन्टे को वैसी पेंसिल का आइडिया आया जैसी पेंसिल्स हम आजकल देखते हैं। तरीका बहुत ही आसान था। उन्होंने एक मिक्सचर को गर्म किया पानी, क्ले और ग्रेफाइट के 1900 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और उसके ऊपर लकड़ी की एक छोटी कवरिंग लगा दी। पर मिक्सचर बनाने की क्या जरूरत थी जबकि ग्रेफाइट सही काम कर रहा था? इस मिक्सचर से वो बना पाए अलग अलग तरह की पेंसिल्स। मिक्सचर में जितनी ज्यादा क्ले होती थी, पेंसिल का निशान उतना ही हल्का पड़ता था। और इस तरह से HB स्केल का आविष्कार हुआ था। ट्रिविया टाइम। HB स्केल में H होता है हार्ड और B का मतलब ब्लैक। ग्रेफाइट, ये शब्द आया ग्रीक शब्द ग्राफीन से, मतलब कि लिखना। तो दोस्तों, ग्रेफाइट कहाँ डिस्कवर हुआ था? आप इसका सही जवाब सोचने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मैं कुछ स्केचेस बनाता हूँ इस्तेमाल करके। मुझे अगली बार फिर देखना कुछ और मजेदार फैक्ट्स के लिए। फिलहाल हम दोनों ज़ूमिंग आउट। तो क्या तुम तैयार हो इस 10 लाख रुपए के सवाल के लिए लिटिल किटी? हैं? तो अब बताओ, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। वेल, मुझे माफ करना किटी, पर प्लूटो गलत जवाब है। क्यों? देखो, अब ये है असली 10 लाख रुपए का सवाल। हे दोस्तों, हम में से बहुतों ने पुराने 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता है, जिससे प्लूटो के बारे में काफी कंफ्यूजन हो गया है। तो आज के एपिसोड में हम सब मिलकर जानेंगे कि प्लूटो के साथ ऐसा आखिर क्यों हुआ और ढूंढते हैं जवाब इस सवाल का कि प्लूटो को अब एक प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता है। ज़ूम इन। साल 2005 तक हर स्कूल की साइंस की किताब में 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया गया है, जिनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और हाँ, प्लूटो, जो सभी प्लैनेट्स में सबसे छोटा था। इस सेलेस्टियल बॉडी को 1930 में ढूंढा गया था एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो के द्वारा, और तब से पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर दोस्तों, एक दिन अगस्त 2006 में
कुछ साइंटिस्ट जमा हुए पेरिस की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में और प्लूटो को एक प्लैनेट ना बताकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया। इस हैरानी भरी खबर को सुनने के बाद सारी एजुकेशनल यूनियंस ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में जरूरी बदलाव कर डाले। पर जरूरी बात यह है कि साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने प्लूटो से प्लैनेट होने का टाइटल आखिर क्यों छीन लिया। तो IAU के मुताबिक किसी सेलेस्टियल बॉडी का प्लैनेट होने के लिए 3 खास क्राइटेरिया पूरे होने जरूरी हैं। पहला, कि वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना चाहिए। दूसरा, कि उसका शेप स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। और तीसरा, कि उसके बॉडी का एरिया साफ होना चाहिए और उसके जैसी या उससे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी वहां नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि अपनी ग्रेविटी की मदद से वो प्लैनेट अपने आसपास से एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स को हटा दे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि प्लूटो तो स्फीयर जैसा है और सूरज के चक्कर लगाता है। हाँ, प्लूटो ये 2 चीजें तो करता ही है। पर लेट 90s में स्पेस साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये तीसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, क्योंकि इसने अपने ऑर्बिट के आसपास की जगह को क्लियर नहीं किया है और उसकी वजह से इसे प्लैनेट नहीं कहा जा सकता है और प्लूटो का स्टेटस नीचे गिरा दिया गया, उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कहकर। पर सिर्फ प्लूटो ही नहीं है जिसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। हाँ, प्लूटो के पास काइपर बेल्ट में साइंटिस्ट को 2 प्लैनेट्स मिले जिनका नाम है होमिया और मेकमेक, जो बिल्कुल प्लूटो जैसे ही थे। और इतना ही नहीं, साथ ही 2005 में एक्सप्लोरर्स ने एरिस की खोज की, जो कि थोड़ा सा प्लूटो से भी बड़ा था। ये सारी नई मिली हुई चीजें प्लूटो जैसी ही थीं, लेकिन दोस्तों सोलर सिस्टम के और प्लैनेट्स की तरह नहीं थीं। और तब IAU ने एक चेकलिस्ट को बनाया किसी को एक प्लैनेट करार देने के लिए, और उसके हिसाब से प्लूटो और बाकी प्लैनेट्स पहले 2 क्राइटेरिया तो पूरे करते हैं, जो कि हैं सूरज के चक्कर लगाना और स्फीयर जैसा होना, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, जिसमें कहा गया था कि ऑर्बिट के आसपास का एरिया क्लियर होना चाहिए। इस तरह प्लूटो टीम प्लैनेट से निकलकर पहुंच गया था टीम ड्वार्फ प्लैनेट में। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है वेनेशिया बर्नी ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही प्लूटो को उसका नाम दिया था 1930 में। साथ ही प्लूटो सोलर सिस्टम का वो अकेला प्लैनेट है जहां बर्फ के ज्वालामुखी हैं और उसकी बर्फ की सतह के अंदर समंदर मौजूद हैं। उम्मीद है आपने आज के एपिसोड में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। इसकी क्या जरूरत थी? अरे वो मंकी नहीं है लिटिल किटी, वो है एक होमो इरेक्टस, जो होते हैं आज के ह्यूमंस के एक पूर्वज। गलती हो गई। कोई बात नहीं प्यारी लिटिल किटी, पर 1 मिनट रुको, तुमने मुझे आज के टॉपिक का आइडिया दे दिया। हे दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी, वो भी आप ही की। हाँ, आप यानी ह्यूमंस, और साथ ही इस बात का भी पता लगाते हैं कि ह्यूमंस आखिर आए कहां से। ज़ूम इन। ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ था आज से करीब 70 लाख साल पहले, दोस्तों, जब ह्यूमन जीनियोलॉजी बंदरों से अलग हुई थी। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा 20 ह्यूमन स्पीशीज आई, जो कि इंसानों के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ती चली गईं, पर उनमें से ज्यादातर विलुप्त हो गए और जो बचे वही मॉडर्न ह्यूमंस के पूर्वज रहे होंगे। जो लोग बच गए थे उनमें इंसानों की ही तरह साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि एक बड़ा दिमाग, 2 पैरों पर चलने की क्षमता, छोटे दांत और हथियार बनाने साथ ही इस्तेमाल करने की क्षमता। ये स्मार्ट लोग 3 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, जैसे अर्ली होमिनिन्स, ऑस्ट्रोलोपिथेसिन्स और होमो जीनस।
माना जाता है कि अर्ली होमिनिन्स आज से 44 लाख साल पहले तक ही मौजूद हुआ करते थे इस दुनिया में, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और इस स्पीशीज में बंदरों और इंसानों दोनों जैसी आदतें थीं, जैसे छोटे दांत जो खाने के काम आते थे बजाय लड़ने और शिकार करने के। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन की जो अगली स्पीशीज थी वो थी प्राइमेट्स या ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस। ये आज से तकरीबन 14 लाख साल पहले ही हुआ करते थे और वो भी पूरे अफ्रीका में। इस स्पीशीज में भी बंदरों वाली काफी आदतें थीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इनका स्कल, रीढ़ और पैर आज के इंसानों की तरह होते चले गए, जिसकी वजह से वो अपने 2 पांवों पर आसानी से चल पाते थे। और ह्यूमन एवोल्यूशन में आखिरी स्पीशीज आई होमो जीनस फैमिली से, जो कि एग्जिस्टेंस में आ गए थे आज से काफी वक्त पहले, यानी के 14 लाख साल पहले। माना जाता है कि ये स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस से ही आए थे। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस जो कि बंदरों और इंसानों का कॉम्बिनेशन था, और ये होमो स्पीशीज बनते जा रहे थे आज के इंसानों की तरह, क्योंकि इनका स्कल साइज और स्पीशीज से बढ़ता जा रहा था और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि हथियार बनाकर शिकार कैसे करना है। और दोस्तों, यही वो पहली स्पीशीज थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा था। लेकिन वो बस यहीं नहीं रुके। इनके बेहतर फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ये अफ्रीका से बाहर आए और उसके बाद बाकी की दुनिया में फैलते चले गए। तो मेरे दोस्तों, हालांकि 20 स्पीशीज ने अपना सफर इस धरती पर शुरू किया, आखिर में सिर्फ होमो सेपियंस ही चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाया और ऐसे काम किए जो कोई और जीव सोच भी नहीं सकता था। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसान और बंदरों ने इवॉल्व करना बंद कर दिया? वेल, तो जवाब है नहीं। ह्यूमंस अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का एवोल्यूशन हमारी बायोलॉजी के बजाय हमारे कल्चर और साथ ही हमारी बनाई टेक्नोलॉजी से हो रहा है। और हाँ दोस्तों, बाकी जानवर और बंदर भी लगातार इवॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि इंसानों की वजह से इनके एनवायरनमेंट में बदलाव आता जा रहा है। तो कह नहीं सकते, पर शायद आज से लाखों सालों के बाद जैसे हम आज दिखते हैं उससे बहुत ही अलग दिखाई दे रहे होंगे। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छे दिखाई दें। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि आप निएंडरथल स्पीशीज का भी हिस्सा हो सकते हैं? हाँ, निएंडरथल बोन्स के कुछ जेनेटिक्स बताते हैं कि कुछ निएंडरथल जीन्स अफ्रीका देश के बाहर के लोगों में मौजूद हैं। साथ ही माना जाता है कि ह्यूमंस ने इंडियन ओशन को पार करने का रास्ता ढूंढा, शायद कुछ लकड़ों को साथ जोड़कर, वो भी आज से 50,000 साल पहले। वाओ! अब इस काम के लिए तो काफी हिम्मत की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपने आज के एपिसोड में कुछ नया सीखा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। इसे भी इवॉल्व होना है। वाह, बहुत ही मजेदार और प्यारा वीडियो था। ओह, हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत हैरान हो रहा था इंटरनेट पर बिल्लियों के कुछ वीडियोस देखकर। बिल्लियां अच्छी और प्यारी होती हैं ना? लेकिन बिल्लियां सिर्फ अजीब काम ही नहीं करती हैं जो हम हमेशा उन्हें करते हुए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बिल्लियों के पास कमाल की सुपर पावर्स होती हैं और वो नेचुरल डेयरडेविल्स होती हैं, विश्वास नहीं हुआ? तो जानते हैं फर वाली इन छोटी पेट्स के बारे में जिन्हें कहते हैं बिल्लियां। ज़ूम इन।
बिल्लियां आमतौर पर हर घर में मिलने वाली सबसे कॉमन पेट्स होती हैं और ये फेलिडाई फैमिली की होती हैं, जिनमें शामिल हैं शेर, बाघ, जैगुआर्स, तेंदुए, चीते वगैरह। रैकेट्स बताते हैं कि पूरी दुनिया में 500 मिलियन से ज्यादा डोमेस्टिक कैट्स हैं। खैर, मुझे ये जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार वो होती ही इतनी सुंदर और प्यारी हैं। लेकिन आप उनकी मासूम शक्ल से धोखा मत खा जाना, क्योंकि बिल्कुल अपने जंगली रिश्तेदारों की तरह डोमेस्टिक कैट्स कार्निवरस और अच्छी शिकारी होती हैं। वो अपने बेहद नुकीले पंजों और दांतों का इस्तेमाल करती हैं अपने शिकार को दबोचने और मारने के लिए। आपने अक्सर इन्हें चूहे का पीछा करते हुए देखा होगा। इनकी रात को देखने की शक्ति शानदार होती है, इसलिए वो ऐसी रोशनी में भी देख पाती हैं जो इंसानों की देख पाने लायक रोशनी से 6 गुना कम हो। एक और हथियार जो बिल्लियों के पास होता है वो है इनकी मूंछें। इनकी मूंछ के बाल मोटे और अंदर ज्यादा गहराई तक गए हुए होते हैं नॉर्मल बालों के मुकाबले, जो इनके बहुत काम आते हैं। क्योंकि मूंछें नर्व एंडिंग्स में रिच होती हैं, इसलिए वो पता लगाने की अच्छी सेंसरी टूल्स हैं जो रेडार की तरह काम करती हैं। बिल्लियां मूंछों का इस्तेमाल करती हैं खाने का पता लगाने, हवा के बदलाव को जानने और किसी चीज या अपने शिकार की बिल्कुल सही जगह पता लगाने जैसे कामों के लिए। अब देता हूँ हैरान कर देने वाली जानकारी बिल्लियों के अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में। बहुत ऊंचाई से गिरने के बावजूद जैसे इन्हें कुछ हुआ ही ना हो। और वो अजीब बात है ये, रिसर्च के मुताबिक ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाली बिल्लियां, मान लो करीब 30वीं मंजिल से बचने की संभावना ज्यादा है उन बदनसीबों के मुकाबले जो कम ऊंचाइयों से गिरती हैं, 5वीं और 7वीं मंजिल के बीच से। लेकिन ये होता कैसे है? इसकी वजह ये मानी जाती है कि जब बिल्ली गिरती है तो वो अकड़ जाती है। बिल्ली को करीब 7 मंजिलों से गिरने जितना वक्त लगता है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, जो होती है 1 घंटे में 62 मील। उस पॉइंट पर बिल्ली एक्सेलरेट करना बंद कर देती है, अपने पर कोई फोर्स महसूस नहीं करती और रिलैक्स हो जाती है। अपने शरीर के एरिया और लचीलेपन को बढ़ा देती है, जिससे उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि बिल्लियों को जमीन पर बिठाएं और खिड़कियां बंद रखें। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि मेल कैट को टॉम कहते हैं और फीमेल कैट को कहा जाता है मॉली या फिर क्वीन? बिल्लियां अपने घर का रास्ता पता लगा सकती हैं उस तरीके से जिसे कहते हैं साइड ट्रैवलिंग। माना जाता है कि वो सूरज की रोशनी के एंगल से रास्ता पता लगाती हैं, या फिर उनके पास मैग्नेटाइज्ड ब्रेन सेल्स होते हैं जो कंपासेस की तरह काम करते हैं। वाह, ये वाकई हैरानी की बात है। तो अब चलने का समय है। उम्मीद है ये फैक्ट्स आपकी मदद करेंगे अपनी फर वाली छोटी पेट्स को समझने में। हम फिर मिलेंगे। मैं चलता हूँ ज़ूमिंग आउट। आउच! बचाओ, बचाओ! देखो किटी, जुपिटर। लेकिन जाना ठीक नहीं रहेगा। ये जानना सबके लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। हाय दोस्तों, हम जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कोई भी उस पर उतरने की बात क्यों नहीं करता, इतनी जगह होते हुए भी? इसलिए आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि इसकी वजह क्या है और इस अनसुलझे सवाल का जवाब देंगे। क्या होगा अगर आप जुपिटर पर उतर जाओ? ज़ूम इन। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे पुराना और अपने स्फीयर पर सबसे तेज घूमने वाला है। तो शायद इसीलिए रोमन्स इसे मानते थे थंडर और लाइटिंग का भगवान। लेकिन शानदार खूबियों के बावजूद कोई इसके सरफेस पर उतरने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि जुपिटर पर सरफेस मौजूद ही नहीं है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जुपिटर एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से बना हुआ है, जिसमें लिक्विड और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं और लगता है कि कभी ना खत्म होने वाला एटमॉस्फेयर है। इसलिए अगर आप इस पर उतरते हो तो हो सकता है
कि आप इसमें गहरे समाते चले जाओ, लेकिन वो भी तब अगर आपने खास तरह का स्पेस सूट पहना होगा जिसमें सुपर पावरफुल एबिलिटीज हों। हाँ, अगर हम किसी आम स्पेस सूट में जुपिटर की तरफ छलांग लगाएंगे तो इसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसके सरफेस से करीब 3 लाख किलोमीटर दूर रेडिएशन हमारे सूट से अंदर चली जाएंगी और हमें तोड़ देंगी। इसलिए छलांग लगाने से पहले हमें खास तरह से तैयार किया हुआ कवच पहनना ही होगा जो कुछ देर वहां चल सके। तो चलिए अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। अगर हम कूद जाएं तो हम देखेंगे कि हम 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की जबरदस्त रफ्तार से गिर रहे हैं, जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में गिरने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी से कहीं ज्यादा है। इसलिए इतनी रफ्तार से गिरने पर बहुत जल्दी ही हम 250 किलोमीटर नीचे पहुंच जाएंगे, अमोनिया क्लाउड्स में, और हड्डियों तक को ठिठुरा देने वाले टेम्परेचर का सामना करेंगे जो होगा करीब -150 डिग्री सेल्सियस सूरज दिखाई देने के बावजूद। लेकिन चिंता मत करो, हमारा खास सूट ऐसा बना है कि आपको गर्म रखेगा। लेकिन जिससे ये तुम्हें नहीं बचा सकता है वो है तेज हवा जो वहां चल रही होगी, वो भी 482 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से। इसलिए जल्दी ही हम खुद को एक बड़े बवंडर में पलटियां खाते और घूमते हुए पाएंगे, क्योंकि जुपिटर सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सिर्फ इस वीडियो के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमने किसी तरह तूफानी हवाओं का सामना कर लिया और करीब 120 किलोमीटर और नीचे चले गए। लेकिन तब भी आप इस कारनामे को करने वाले पहले नहीं होंगे, क्योंकि 1995 में नासा का गैलीलियो प्रोब वहां पर पहुंच गया था, लेकिन फिर जुपिटर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास एक स्पेशल सूट है जो इतने प्रेशर का सामना कर सकता है। तो हम थोड़ा और नीचे चलते हैं जहां गुप्त अंधेरा है और रोशनी का इकलौता सोर्स है कभी कभी कड़कने वाली बिजली जो हमारे आसपास आ रहे तूफानों की वजह से होती है। इस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और साथ में फिजिकल प्रेशर भी, जो अर्थ के सरफेस से 1000 गुना ज्यादा होगा। लेकिन शुक्र है हमारा बचाव करने के लिए एक खास सूट है। तो हम कई घंटों तक लगातार गिरते ही रहेंगे, टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा, साथ ही साथ प्रेशर भी। और जब आप जुपिटर की अंदरूनी परतों में पहुंचेंगे, वहां ऐसे हिस्से होंगे जिनमें आप एक ऐसे सब्सटेंस में तैर सकते हो जो कि लिक्विड या गैस जैसा नहीं है, उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और जब हम उस अलग तरह के सब्सटेंस को पार कर लेंगे, टेम्परेचर गर्म से गर्म होता चला जाएगा और हम इतनी गर्मी में पहुंच जाएंगे जितनी सूरज पर होती है। और अगर इतना काफी नहीं है तो जितना दबाव आप पृथ्वी पर सहते हो, आपको उससे 20 लाख गुना ज्यादा दबाव को झेलना पड़ेगा। यहां पर हम घिर जाएंगे मेटालिक हाइड्रोजन से। यह कुछ कम जाना पहचाना सब्सटेंस गाढ़ा लिक्विड हो सकता है जिससे हम बचकर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हमें जुपिटर के सरफेस को छूना ही है। तो अपना सुपर सूट पहनते हैं और गिरकर हजारों किलोमीटर नीचे जाते हैं जब तक हम किसी सॉलिड चीज से ना टकरा जाएं। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जुपिटर का कोर है जिसका वजन पृथ्वी के 25 मासेस के बराबर है, जो चट्टानों और एग्जॉटिक आइसिस से बना है जो सिर्फ इतने जबरदस्त दबाव के नीचे हो सकती हैं, जो 2.5 करोड़ एटमॉस्फेयर्स के बराबर हो। यानी कि हम धरती पर आराम से रह रहे हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है जुपिटर के 67 चांद हैं? साथ ही इस पर 7 बार इंसान का बनाया स्पेसक्राफ्ट जा चुका है। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपने कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। हम चलते हैं। कोई बात नहीं।